एक बार जरा हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज, यानी एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करना था और उनके प्रॉपर्टीज में क्या पीरियोडिसिटी है, क्या तरीके से बदलते हैं, इसको हमें जानना था। इसमें सबसे पहला हम लोगों का था कि एलिमेंट को क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई थी। तो एलिमेंट को क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ने का कारण क्या था कि डे बाय डे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो रही थी और नंबर उनके इंक्रीज कर रहे थे। जैसा एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया गया है कि 1800 में सिर्फ 31 एलिमेंट नोन थे, जबकि 1865 में जो है 63 एलिमेंट नोन हो गए। तो नंबर देखकर डबल से ज़्यादा हो गया। ऐसे टाइम के साथ साथ हुआ, अभी प्रेजेंट में 114 एलिमेंट्स को आप जान रहे हैं। तो इतने 114 एनसीईआरटी गिवन, ठीक है। कह रहा है इसीलिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट होता है आपके लिए इंडिविजुअली, मतलब एक एक करके सभी एलिमेंट के केमिस्ट्री के बारे में जान पाना। एक एक करके सारे एलिमेंट का केमिस्ट्री जानने का प्रयास करेंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा। इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने एक तरीका निकाला, एक सिस्टमेटिक तरीका, जिससे हम सारे एलिमेंट को आसानी से जान सकेंगे। और वो तरीका क्या था कि एलिमेंट को क्लासीफाई कर दो, एलिमेंट को क्या कर दो, ग्रुप में डिवाइड कर दो, इसे क्लासिफिकेशन आप कहते हैं। तीनों हम लोग एलिमेंट को इसीलिए क्लासीफाई करने की जरूरत पड़ी। इसी को देखने के कैसे अब क्लासीफाई किया जाए। क्लासीफाई तो करेंगे, ये तो समझ गए, लेकिन क्लासीफाई किया कैसे जाए, तो आप साइंटिस्ट उसका तरीका बता रहे हैं। अब तरीका में हम लोग देखे थे, अभी आगे एक तरीका, दो तरीका, फिर तीन, फिर लास्टली फाइनल करेंगे। इस तरीके से हम सब लोग उसको जानने रहेंगे। जानने के क्रम में आपको एक टेबल का फॉर्म मिलेगा जिसमें सारे एलिमेंट को क्लासीफाई किया गया है। उसी टेबल को हम लोग पीरियोडिक टेबल के नाम से पुकारेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट है आपका, जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन का तरीका आपको बताया गया और डोब्रेनियर्स के द्वारा बताया गया। और डोब्रेनियर से क्या कहा कि सारे एलिमेंट को हाँ ग्रुप्स ऑफ थ्री में क्लासीफाई करो, एक ग्रुप्स ऑफ थ्री में उसको रखो। ऐसे रखो कि तीन एलिमेंट में से फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास हुआ करेगा, उनका एवरेज बीच वाला जो आपका एलिमेंट है उसके बराबर या लगभग बराबर हुआ करेगा। ऐसे ही आपको एलिमेंट को क्लासीफाई करना है। ये जो तीन तीन के ग्रुप में एलिमेंट को लिया गया उसे हम ट्राइड्स का नाम दिए, है ना। इसीलिए इस रूल का नाम डोब्रेनियस ट्राइड दिया गया है। इन्होंने एक सेवरल ग्रुप्स बनाए, बहुत सारे ग्रुप्स बनाए, लेकिन ग्रुप बनाए कितने के, थ्री एलिमेंट को, जिसको आपने ट्रायड्स कहा है। इस ट्रायड में जो एटॉमिक वेट है मिडिल एलिमेंट का, यानी बीच, जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ लिखा उसमें बीच वाले एलिमेंट की बात कर रहे हैं, वो नियरली लगभग लगभग इक्वल होता है। एवरेज एटॉमिक वेट, एवरेज निकालना है फर्स्ट और थर्ड का, पहले और तीसरे का एवरेज निकालेंगे तो बीच वाले के लगभग लगभग बराबर आया करता है। यही रूल जो है आपको डोब्रेनियस ट्रायड में बताया गया है। जो प्रॉपर्टी है बीच वाले एलिमेंट का, वो भी फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में ही कहीं ना कहीं लाई करता है। तो उससे प्रॉपर्टी फिजिकल और केमिकल की बात की जा रही है। इसी रूल को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ ट्रायड, इसे हम लोग हिंदी में त्रिक का नियम कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देख रहे हैं तीन एलिमेंट यहाँ लिखे गए, लिथियम, सोडियम, पोटासियम। द मास जो है या एटॉमिक वेट जो है आपका लिथियम का वो 7 है और पोटासियम का 39 है। इन दोनों का जब एवरेज निकालते तो देखिए कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। एंड 23 इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। यही बात आपको रूल में बताया गया कि बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास है वो फर्स्ट और थर्ड के एवरेज के नियरली इक्वल, लगभग लगभग बराबर है। जैसे यहाँ देखिए कैल्शियम का मास 40 और बेरियम का मास 137। इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो देखिए 88.5 आया करता है। और स्ट्रोंटियम का जो मास है आपका वो ऑलमोस्ट 88, लगभग लगभग 88 है आपका। तो ये लगभग लगभग बराबर है आपका। फिर से वही बातें लागू हो रही जो उन्होंने बताया था। तीसरा आपने एग्जाम्पल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का लिया। इसमें क्लोरीन का मास 35.5, आयोडीन का मास 127। इन दोनों का एवरेज निकालते तो 81.25 आता है और ब्रोमीन का मास 80 हुआ करता है, तो नियरली इक्वल। यानी इस रूल में यही बताया गया कि एलिमेंट को तीन के ग्रुप में क्लासीफाई करो। ऐसे क्लासीफाई करो तीन के ग्रुप में कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा उसका एवरेज जो है सेकेंड वाले के नियरली इक्वल हुआ करेगा, ठीक। ये पहला रूल आपको दिया गया था। इसमें कुछ और एग्जाम्पल आपको यहाँ लिखे हुए हैं। पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम का, इनका भी आप एवरेज निकालेंगे तो रुबिडियम के लगभग लगभग बराबर आता है। फिर फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एसबी को हम लोग एंटीमोनी पढ़ते हैं, एंटीमोनी, इन तीनों का भी निकालेंगे वही कहानी, इसका भी निकालेंगे वही कहानी। मतलब ये कुछ ग्रुप्स बनाए गए डोब्रेनियस के द्वारा उस समय के डिस्कवर्ड एलिमेंट का, जिसमें इन्होंने तीन तीन का ग्रुप बना के ये बात बताया। लेकिन ये रूल बहुत ज़्यादा देर तक चला नहीं, दिन तक नहीं चला और ये फेल कर गया, क्योंकि जितने भी उस समय डिस्कवर्ड एलिमेंट थे सभी एलिमेंट को इस रूप में हम सजा नहीं पाए।
नहीं पाए। सबसे पहला अगर कोई रूल दिया जा रहा है तो सब पे लागू होना चाहिए, है ना, ये लागू नहीं हो पाया, इसलिए पहला इसका ड्रॉबैक्स, पहला कमी यहीं पर आ गया। दूसरा कि यह जो है अभी का समय जो डी और एफ ब्लॉक जैसे आप जानते हैं उसका जो भी एलिमेंट था उस किसी पर ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, किसी पर ये लागू नहीं हो रहा था। इन दोनों कारणों से ये जो है आपका रूल दिया गया डब्ल्यूएनएस के द्वारा, ये रूल ज़्यादा दिन तक चला नहीं और ये रूल को हम लोग अब फॉलो नहीं करते हैं। द नेक्स्ट वन हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में जान रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो है जो भी अरेंज किया गया वो टेबुलर फॉर्म में किया गया, टेबल के फॉर्म में किया गया, इसलिए हम पीरियोडिक टेबल को जानते हैं। ये टेबल होता क्या है, तो कह रहा है जब हम लोग अरेंजमेंट करते हैं, सजाते हैं सारे के सारे एलिमेंट्स को, किसके अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, उनके प्रॉपर्टीज के अनुसार, इस तरीके से कि कुछ जो एलिमेंट होते हैं उनके प्रॉपर्टी, जो सिमिलर एलिमेंट है उनके प्रॉपर्टीज कुछ टाइम के बाद रिपीट करेंगे और उस सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट सिमिलर ग्रुप में ही रहने चाहिए। ठीक है, जब इस रूप में हम किसी को अरेंज करते हैं और एक टेबल आया करता है, उसी टेबल को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल, यानी द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट, सारे एलिमेंट को आपने अरेंज किया और अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, उनके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टीज के अनुसार, सच ए वे मतलब इस तरीके से कि द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज, जो भी एलिमेंट एक जैसे प्रॉपर्टीज वाले थे, आर ग्रुप टुगेदर, वो एक साथ आपको दिखाई दे रहे हैं टेबल के फॉर्म में। उसी टेबल का नाम आप क्या देते हैं, पीरियोडिक टेबल देते हैं, उसी को हम लोग हिंदी में आवर्त सारणी कहते हैं। यानी आप जो टेबल बनाए हैं एलिमेंट को अरेंज करने का, वो इस प्रकार से बनाए हैं कि एक जैसे गुण वाले जो एलिमेंट हैं वह एक ग्रुप में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एक तरह के, फिर दूसरे तरह की प्रॉपर्टी दिखाने वाले सेम ग्रुप में, फिर तीसरे तरह की प्रॉपर्टी दिखाने वाले तीसरे ग्रुप में, ऐसा आपको दिखाई पड़ रहा है। और जब इसको आपने एक टेबल के फॉर्म में अरेंज कर दिया है, उसी टेबल को आप कॉमन भाषा में पीरियोडिक टेबल कहा करते हैं। ठीक, जो नेक्स्ट रूल आपको दिया गया है एलिमेंट को क्लासिफिकेशन का, वो है न्यूलैंड का रूल, है ना, न्यूलैंड का ऑक्टेव्स रूल। ऑक्टेव्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने 8 एलिमेंट्स की बात की थी एक साथ, इसीलिए ऑक्टेव्स इसे कहते हैं। कह रहा है कि इन्होंने, न्यूलैंड ने क्या किया, अरेंज किया एलिमेंट्स को। कैसे अरेंज किया, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, यानी जो भी एलिमेंट का एटॉमिक मास था उसके बढ़ते हुए क्रम में एलिमेंट को अरेंज किया गया, सजा दिया गया। और यह देखा गया कि एवरी 8th एलिमेंट, हर जो 8वां एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टीज रिपीट कर जाता है, फर्स्ट वाले के बराबर हो जाता है ना। यही बात आपको बताया गया। कैसे, तो कह रहे जैसे म्यूजिकल वोवेल नोटेशन में जो आप गाना में सुर देखते हैं, सुर में हर 8वां जो लेटर है वो रिपीट कर जाता है, 8वां जब देखिएगा तो रिपीट करता है। जो सा रे से आपको सा रे ग म से बताया गया है, तो सा के बाद जो 8वां है फिर से क्या है, सा है, रे से स्टार्ट करेंगे तो फिर 8वां जब आएंगे तो रे ही आएगा, यानी 8 के बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। सेम तरीके से जब आप एलिमेंट को अरेंज करेंगे, कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के टर्म में अगर आपको अरेंज करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो प्रॉपर्टीज है एवरी 8th एलिमेंट, हर 8वां एलिमेंट का वो सिमिलर होगा पहले वाले एलिमेंट का। इस तरीके से इन्होंने अरेंज किया। कह रहा है जो प्रॉपर्टीज है लिथियम का वो सिमिलर होगा 8th एलिमेंट, जो 8th एलिमेंट सोडियम है आपका, या बेरिलियम का जो है वो सिमिलर होगा 8th एलिमेंट जो मैग्नीशियम है। एक टेबल देखिए यहाँ पर बताया गया है, वो टेबल आपका किनके द्वारा बनाया गया, न्यूलैंड के द्वारा। इसमें देखिए एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया, लिथियम फर्स्ट एलिमेंट है, काउंट करेंगे तो 8th एलिमेंट इज सोडियम, द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम आर सिमिलर। जब सोडियम को काउंट करेंगे यहाँ से तो 8th एलिमेंट इज पोटासियम, तो लिथियम सोडियम पोटासियम का प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। जब यहाँ से काउंट करेंगे बेरिलियम से तो 8th एलिमेंट इज मैग्नीशियम, तो बेरिलियम मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज सेम है। कैसे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए, दोनों मेटल हैं, दोनों लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, दोनों कैटायन बनाते हैं, सारे प्रॉपर्टीज सेम है दोनों के दोनों, अभी भी सेम है, अभी भी ये दोनों सेम ग्रुप में ही है, अभी भी बाद में भी ये दोनों सेम है ग्रुप में। अगर आप नाइट्रोजन से काउंट करेंगे तो 8th एलिमेंट इज फास्फोरस, तो इन दोनों प्रॉपर्टीज आपको सेम मिलेंगे। तो इन्होंने अरेंज तो किया लेकिन इसमें भी कुछ कमी रह गया। क्या कमी रह गया कि ये वाला अरेंजमेंट जो है कैल्शियम के बाद लागू ही नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये दिस रूल वाज वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम, कैल्शियम तक ही सिर्फ वैलिड है, कैल्शियम के बाद वैलिड नहीं हो पाया। जबकि उस समय और भी एलिमेंट डिस्कवर्ड थे तो फिर सभी पे लगने चाहिए थे, नहीं लगे, इसीलिए फिर से ये फेल हो गए। दूसरा बात, जैसे ही इनर्ट गैस का डिस्कवरी हुआ, तो इनर्ट गैस के डिस्कवरी के बाद देखा गया कि इनर्ट गैस का प्रॉपर्टीज इन ग्रुपों में से किसी भी ग्रुप से मैच नहीं कर रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इनर्ट गैस को एक दूसरे ग्रुप में, एक न्यू ग्रुप में अरेंज किया गया। अब हम लोग अरेंज कर रहे थे अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग मास,
तो उस मास में देखा गया कि जो नोबेल गैस थे वो ग्रुप लास्ट में लाई किए, लास्ट में उनका पोजीशन आया। जब लास्ट में पोजीशन आया, अब आप काउंटिंग को देखेंगे तो यहाँ से तो 8th एलिमेंट इज आपका नोबेल गैस या इनर्ट गैस जिसे आप कह रहे हैं उसका आ जाता है, जबकि इनके अकॉर्डिंग जो 8th एलिमेंट है उसके प्रॉपर्टीज रिपीट करना चाहिए, लेकिन नोबेल गैस की प्रॉपर्टीज आपके फर्स्ट वाले एलिमेंट से मैच नहीं करते हैं। तो नोबेल गैस के एलिमेंट के डिस्कवरी के बाद ये टेबल का अरेंजमेंट जो था वो खराब हो गया, बिगड़ गया। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस इट बिकम द 8th एलिमेंट, वो खुद ही 8वां एलिमेंट हो गया फ्रॉम द फर्स्ट, और जो लॉ था जो बताया गया था वो फॉलो नहीं किया जा रहा, इसीलिए फिर से यह भी फेल हो गया। ठीक है, अब आपका फिर से नया रूल आएगा। नया रूल किसका आया है? लोथर मेयर का। लोथर मेयर एक व्यक्ति है जिन्होंने एक कर्व बनाया, कर्व मतलब ग्राफ बनाया है। ग्राफ किसके किसके बीच में बनाया है? तो देखो, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम किसका? अलग अलग एलिमेंट का। अलग अलग एलिमेंट के एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम में एक ग्राफ बनाया उन्होंने। जब ग्राफ बनाया तो ग्राफ से क्या क्या मिला उनको? तो ग्राफ से मिला क्या? जितने भी मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, जल्दी से जिन पे प्लस चार्ज आया जाया करता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लूज करने पर पॉजिटिव चार्ज आता है कि गेन करने पर? लूज करने पर। तो जितना जल्दी लूज कर जाएंगे वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाएंगे। ठीक है, तो जितना भी आपका मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट था उसी को आज के टाइम पर हम एल्कली मेटल्स भी कहते हैं। आज के टाइम पर इसको हम एल्कली मेटल्स भी कहते हैं, लाइक लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब आपके मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं। ये सब देखा गया कि उस जो आपका ग्राफ बनाया गया था उस ग्राफ में सबसे ऊपर, सबसे पिक पे प्रेजेंट था। जो लोथर मेयर का ग्राफ बनाया गया उस लोथर मेयर के ग्राफ में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट थे वो सबसे ऊपर में प्रेजेंट थे। पिक मतलब होता है सबसे ऊंचे स्थान पर प्रेजेंट। ठीक है, सेकेंड क्या बात देखा गया? जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, यानी कि इससे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, उसका जो पोजीशन था वो थोड़ा सा इससे नीचे था, डिसेंडिंग कर्व, यानी उसके नीचे आ रहा था, ऊपर नहीं जा रहा था। सबसे ज्यादा ऊपर किसका गया? जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव था। उससे जो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट था लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, इन सब का पोजीशन पहले वाले जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव उनसे थोड़ा सा नीचे, डिसेंडिंग कहने का मतलब थोड़ा सा नीचे पोजीशन था उसका। इसके बाद जो मेटलवाइड थे, यानी जो ना पूरी तरीके से मेटल है ना पूरी तरीके से नॉन मेटल है, उनका पोजीशन जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलेरियम, लेड, ये सब आपके क्या है? तो मेटलवाइड है, इनका पोजीशन। और ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहते हैं अभी आप नहीं पढ़े हैं, बट ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग डी ब्लॉक को कहते हैं, सभी आप याद कर लीजिए, अभी हम आगे आएंगे तो बताएंगे आपको। तो ट्रांजिशन एलिमेंट और जो मेटलवाइड था वो कहां पर थे? आपको पाई द बॉटम ऑफ द कर्व, सबसे नीचे आपको दिखेंगे उस कर्व में, जो उनका पोजीशन देखेंगे सबसे नीचे देखेंगे। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, यानी जो इलेक्ट्रॉन गेन करने का काम किया करता है, लाइक क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह के जो एलिमेंट थे वो असेंडिंग पोजीशन, वो थोड़े ऊपर उठते हुए पोजीशन में थे। दैट मीन्स अगर आप पोजीशन देखा जाए तो सर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, थोड़ा सा कम वाला उसके नीचे, सबसे नीचे में ट्रांजिशन एलिमेंट और मेटलवाइड, उससे थोड़ा सा ऊपर में आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऐसा पोजीशन आया इस कर्व के भीतर जब कर्व बनाया गया एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में लोथर मेयर के द्वारा। यानी 4 पॉइंट आपको यहाँ ऑब्जर्वेशन में लिखाया गया कि 4 पॉइंट ऑब्जर्व हुआ, 4 पॉइंट हमें मिला। क्या क्या? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सबसे पिक पर, सबसे नीचे कौन? मेटलवाइड या ट्रांजिशन एलिमेंट। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव के नीचे में कौन? थोड़ा सा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और उससे थोड़ा नीचे में कौन? उससे थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो। ठीक है, ऐसा आपको पोजीशन बताया गया। अब देखा गया क्या कि सिमिलर टाइप के एलिमेंट, जैसे ये अगर ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये भी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये भी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये भी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये हमेशा पिक पर ही आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव पिक पे आ रहा है और दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नीचे आ रहा है, नहीं, सारे के सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव हमेशा पिक पर ही आ रहे हैं। अगर कोई ट्रांजिशन एलिमेंट है तो वो हमेशा बॉटम पर ही आते हैं, वो कभी भी ऊपर उसका पोजीशन नहीं जाता है। अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका पोजीशन बॉटम वाले से थोड़ा ऊपर ही आता है, ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव को पार करते हैं ना बॉटम के नीचे जाते हैं, उनके बीच में ही कहीं ना कहीं आता है। यानी एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, ऐसा एलिमेंट जिसका सिमिलर प्रॉपर्टीज था वो हमेशा सिमिलर पोजीशन कर्व पे आ रहे थे उनके। ये नहीं कि कभी ऊपर कभी नीचे कभी
ज़्यादा आगे कभी कम आगे, ऐसा कभी नहीं आ रहा था। एक तरह के प्रॉपर्टीज दिखाने वाले एलिमेंट का पोजीशन उस कर्व पे हमेशा एक ही जगह पे आ रहा है। ये यूनिक बात था यहाँ पर। इससे ये पता चला कि एलिमेंट में कुछ तो सिमिलरिटी है। एलिमेंट में अगर मान के चलो एक तरह के एलिमेंट जो भी थे प्रॉपर्टी दिखाने वाले, वो हमेशा एक ही तरह के पोजीशन या सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, दैट मीन्स उन एलिमेंटों के बीच में कुछ तो सिमिलरिटी है, कुछ तो समानताएं हैं, तभी तो एक तरह के पोजीशन दिखा रहे हैं। अदरवाइज अगर वो ऐसा नहीं होता तो कभी कोई ऊपर होता, कभी कोई नीचे होता, कभी कोई बीच में होता, कोई ठिकाना नहीं होता, मतलब कोई सही तरीका नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हमेशा एक जगह आना यह बात शो करता है कि सेम प्रॉपर्टी दिखाने वाले एलिमेंट के बीच में कुछ तो रिलेशन है। ठीक, इसी के आगे आपको इसका कंक्लूजन बताया गया कि इसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ कर्व ऑफ लोथरमेयर उन्होंने बताया क्या कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट का वो पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन मतलब एक तरीके से चेंज करता है, किसके अकॉर्डिंग? एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्होंने जो ग्राफ बनाया था वो एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में बताया था। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे एटॉमिक वेट चेंज करता है एलिमेंट का, उसी तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज करता है। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, यानी प्रॉपर्टीज के चेंज होने के बीच में और एटॉमिक वेट के बीच में एक रिलेशन है। जैसे जैसे एटॉमिक वेट को आप बढ़ाओगे या घटाओगे, उसी अकॉर्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज करेगा। इसी चीज को हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ये जो पीरियोडिक फंक्शन लिखा इसी को कहते हैं। पीरियोडिक फंक्शन मतलब होता है कोई भी चीज किस तरीके से चेंज कर रहा है या किसके रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। तो ये चेंज कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में? एटॉमिक वेट के रूप में। क्या चेंज कर रहा है? प्रॉपर्टीज चेंज कर रहा है। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट का वो फंक्शन है, किसका फंक्शन है? एटॉमिक वेट का फंक्शन है। और यही जो बात थी यह मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का आधार बन गया। अब मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल बनाया गया है वह इसी आधार को चुनकर बनाया गया है कि इसका मतलब एलिमेंट का एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट जिसे आप अभी कह रहे हैं वह प्रॉपर्टीज को चेंज करने में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। या हम एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग एलिमेंट का प्रॉपर्टीज को पता लगा सकते हैं, या वह एक तरीके से चेंज करता है, इस बात को हम जान सकते हैं। यहीं से इनके बात में ये दिमाग में बात घुस गई और उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने इस बात को लॉ में, नियम में लिखा कि जो आपके एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक वेट का, जिसके बाद इन्होंने कंक्लूजन में निकाला था, उनको उन्होंने बेस बनाया और उनको लॉ में लिखा। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में यही बात लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। ठीक,